सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए दोस्तों फार्माकोलॉजी का शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में आज अपन पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, एंटासिड्स। ये ऐसे एजेंट्स हैं सभी के सभी, ये क्या करेंगे, हमारे जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यदि मात्रा अधिक हो जाती है हमारे स्टमक में तो वो क्या करते हैं, घाव बना देते हैं। उन घाव को ट्रीट करने के लिए ये सभी मेडिसिन्स एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट हम इनको यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पेपर्स में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इस क्लास के बाद में एक अलग से क्लास लेंगे। उसमें जितने भी इसमें कंटेंट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम सोल्व करवाएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं टीएन नर्सिंग क्लासेस पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आप। आई होप जिन जो भी लोग पहले वॉच कर रहे हैं और जो भी नए हैं आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। अपने चैनल पे एम्स, नोरसाइट, ESI, जिपमर, निमांस, GMCS, DSSB, NCLEX तमाम जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पेप्टिक मतलब स्टमक के अंदर क्या हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं दोस्तों, उसका कारण क्या है, कोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है उसके अधिकता की वजह से। HCl का pH क्या होता है दोस्तों, 1 से 3.5, 1.0 से 3.5 क्या होता है, हमारे स्टमक का pH होता है। तो HCl ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा। अब उसकी वजह से हमारे जो स्टमक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, घाव बन जाएंगे और आगे जाके ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होके कैंसर बनने के चांस हो जाएंगे। हमारा एम क्या होगा, उस अल्सर को क्या करें, हील करें, उस अल्सर को टाइम दे हील होने के लिए। तो ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी थेरेपी हमें यूज़ करनी होगी जिससे वह घाव भर जाए। क्लियर है। अब बात करें ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स, कौन कौन सी क्लासेस यूज़ करते हैं। तो पहली है आपके सामने एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, किसके, एसिड के अगेंस्ट। तो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट, ऐसे एजेंट लेंगे जो एसिड को सीक्रेशन नहीं होने दे, प्रोडक्शन नहीं होने दे। तो ऐसे एजेंट क्या करेंगे, ऐसा एजेंट यदि लेंगे तो क्या होगा, HCl क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज HCl सिक्रेशन। तो उसके अंदर सबसे मेन होता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हमारे पैरेटल सेल के अंदर प्रोटॉन पंप होते हैं, उनको इनहिबिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, HCl नहीं बनेगा। और मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही सबसे मेन होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनके पीछे प्राजोल आता है, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसोमोप्राजोल, ये लेंसोप्राजोल। नेक्स्ट है गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, मतलब हमारे जो स्टमक के अंदर की लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने वाले एजेंट्स, उसका नाम दे दिया गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये क्या करेंगे, कवर करेंगे अल्सर को, कवर द अल्सर, जो अल्सर हो गया उस पर एक लेयर बना लेंगे, उससे क्या होगा, वो HCl से बच जाएगा। प्रोटेक्ट्स अल्सर फ्रॉम HCl से हमारा अल्सर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा इंजरी नहीं होगी। नेक्स्ट है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होंगे, ये जो इंक्रीज हो चुका है HCl उसको क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो एंटासिड्स किस काम में आते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये दोनों यूज में लिए जाते हैं, किस लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, HCl को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्यों होता है, कोज क्या है उसका, हमारा क्या एम होगा उसके बाद में। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमारा एम क्या है, अल्सर को हील करने का। तो उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करेंगे, तो ये एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट और एंटासिड्स। आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोइंग कुछ ग्रुप्स हैं मेडिसिन्स के जो कि यूज़ में लिए जाते हैं ट्रीट पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
H2 रिसेप्टर मतलब हिस्टामिन। H2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? आपके स्टमक में होते हैं दोस्तों। पैरेटल सेल के यहाँ पे H2 रिसेप्टर होता है, तो इसको हिस्टामिन बोलते हैं, H2 को। हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हिस्टामिन है, यदि हिस्टामिन ज़्यादा होता है तो हमारे स्टमक के अंदर HCl ज़्यादा बनता है, क्लियर है। तो उसको उसके अगेंस्ट काम करने के लिए क्या नाम दे दिया? एंटागोनिस्ट। हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो एक ऐसा एजेंट है जो ब्लॉक कर देते हैं, जिनका नाम है रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमिटिडिन, निजाटिडिन। ये सभी की सभी ऐसी ड्रग्स हैं जो H2 ब्लॉकर्स होती हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी। क्योंकि जो हिस्टामिन है वो क्या कराता है? इंक्रीज करता है, एसिड का सीक्रेशन को इंक्रीज करता है ये आपका हिस्टामिन, क्लियर है। और ये हिस्टामिन कहाँ से निकलता है? आपके एंटेरोक्रोमोफिन सेल होती है, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल होती है आपके पैरेटल सेल के यहीं पे तो वहाँ से हिस्टामिन निकलता है, और हिस्टामिन निकलेगा तो ज़्यादा एसिड बनेगा। तो इट सप्रेस सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन द H2 रिसेप्टर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्लियर है। और चॉइस ऑफ H2 ब्लॉकर कब देते हैं? लीवर डिजीज के अंदर। वो कौन सी वाली है? निजाटिडिन। निजाटिडिन जो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जितनी भी है रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमिटिडिन, इन सब में से जो लीवर डिजीज के अंदर जो दी जाती है कौन सी है? निजाटिडिन। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर PPI जो सबसे ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है किसके अंदर? पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। इट आल्सो सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को क्या करती हैं? सप्रेस कर देती हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या कर देती हैं? सप्रेस कर देती हैं। जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसप्रोजोल, इसमोप्रोजोल। नेक्स्ट है एंटासिड, आपने पढ़ा। एंटासिड न्यूट्रलाइज करने के काम में लिया जाता है, न्यूट्रल करेंगे एसिड को, पर जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। जैसे इसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं एजेंट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। ये एंटासिड्स होते हैं। कुछ म्यूकोसल बैरियर्स होते हैं, वो भी यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट, प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे एसिड के अगेंस्ट, पेप्सिन के अगेंस्ट। एग्जाम्पल है, इसका नाम है सुक्रालफेट। इसका एग्जाम्पल है सुक्रालफेट। सुक्रालफेट क्या है? गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट है सुक्रालफेट। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल होती है, डी सेल। उस डी सेल को कौन किल कर देता है? H. पाइलोरी किल कर देता है। H. पाइलोरी क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी वजह से डी सेल किल हो जाती है। उस वजह से सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वह क्या होता है दोस्तों? इनहिबिट, वो खत्म हो जाता है, सीक्रेट नहीं हो पाएगा। यदि डी सेल्स किल हो जाएंगी तो सोमेटोस्टेटिन नहीं बनेगा। तो सोमेटोस्टेटिन वैसे नॉर्मल काम क्या करता है? गेस्टिन हार्मोन को कंट्रोल करने का, इनहिबिट करने का। तो गेस्टिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है जब सोमेटोस्टेटिन का लेवल कम हो जाता है, तो उस वजह से ECL एंटेरोक्रोमोफिन जो सेल है वो हिस्टामिन ज़्यादा बनाती है। ये सब बात अभी अपन आगे करने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों यूज़ कर रहे हैं? यूज टू ट्रीट H. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। H. पाइलोरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक प्रकार का, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि नाम है क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, क्लियर है। ये एंटीबायोटिक थेरेपी है। अब बात करेंगे ट्रिपल थेरेपी क्या होती है दोस्तों। ट्रिपल थेरेपी ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है H. पाइलोरी का, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है कि एमोक्सिलिन यूज़ करते हैं 1 ग्राम, क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं 500 mg, प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज़ करते हैं जैसे कि पेंटाप्रोजोल 40 mg। ये 7 to 40 डेज तक हमें यूज़ करना है ट्रिपल थेरेपी के अंदर। ट्रिपल थेरेपी में 2 एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एक PPI ग्रुप की ड्रग यूज़ करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हम यूज़ करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज़ करते हैं HCl को कम करने के लिए। ये क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को सप्रेस करेंगे, जैसे कि मीजोप्रोस्टोल। क्या नाम है? मीजोप्रोस्टोल। इसको प्रोस्टाग्लैंडिन E1 भी कहते हैं, मीजोप्रोस्टोल। दोस्तों ये सभी के सभी आपने पढ़ा, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एंटासिड्स, म्यूकोसल बैरियर्स, एंटीबायोटिक थेरेपी जिसके अंदर ट्रिपल थेरेपी, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि मीजोप्रोस्टोल, ये सभी के सभी ड्रग्स हैं जो HCl को किसी ना किसी तरह कोई ड्रग तो न्यूट्रलाइज कर रही है,
कोई एक बैरियर बना रही है, प्रोटेक्टिव कर रही है, कोई HCl को कम कर रही है। तो ये कि सभी के सभी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे अब आपको पढ़ना है अच्छे से कि पैराइटल सेल के अंदर किस तरह से रिसेप्टर होते हैं, वहाँ से क्या सीक्रेट होता है, यहाँ से इस पेज से आपको समझना है। देखो नॉर्मल पीएच कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का, आपका जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में वो पूछा जाता है, नॉर्मल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। आपका राइट आंसर होगा 1.0 से 3.5, 1.0 से 3.5। क्लियर है। और 3 to 5 किसका होता है, वेजाइनल पीएच। अगर 3.5 से 4.5 या 5 तक यदि आपको पीएच पूछा जाए ये किसका होता है, तो वेजाइनल पीएच का क्या होता है, 3 से 5 तक होता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, डोडेनल बेसिलाई। देखो कुछ मेन पीएच ऐसे हैं, यूरिन का पीएच हो गया, जीआईटी का पीएच हो गया, आपका पेनक्रियास का पीएच हो गया, इंटेस्टाइन का पीएच हो गया, ये पीएच सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक सीक्रेशन डेली वॉल्यूम पर डे, कितना हमारा स्टोमक कितना ml सीक्रेशन करता है, तो 1500 ml क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है ना स्टोमक के अंदर वो 1500 ml सीक्रेट होते हैं डेली के। क्लियर है। अब बात करते हैं पैराइटल सेल होती है, एक प्रकार की सेल होती है आपके स्टोमक में जिसका नाम है पैराइटल सेल। क्लियर है। इस पैराइटल सेल से क्या क्या सीक्रेट होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा HCl, यस बिल्कुल HCl इससे सीक्रेट होता है। और क्या सीक्रेट होता है इससे, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर इससे सीक्रेट होता है। क्लियर है। अब बात करें ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है HCl है, ये कार्य क्या करते हैं। ये जो HCl है आपके सामने ये लिखा हुआ है HCl क्या करता है, आपकी एक सेल होती है, दूसरी सेल स्टमक के अंदर एक सेल और होती है जिसका नाम है चीफ सेल। दोस्तों चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिनोजन बनाती है। पेप्सिनोजन क्या बनाती है, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन कैसी फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और उस पेप्सिनोजन बनाती है, क्या बनाती है, चीफ सेल पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करती है दोस्तों। अब उसको पेप्सिन में बदलना होता है, तो पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है, HCl करता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बदलने का काम आपका HCl करता है। और पेप्सिनोजन किससे सीक्रेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है आपका चीफ सेल से। नेक्स्ट है, और पेप्सिन किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन इनएक्टिव। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर IF। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और विटामिन B12 को किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामिन। क्लियर है। साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं, विटामिन B12। और यदि ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसकी वजह से एक एनीमिया देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा पर्नीशियस एनीमिया। क्या होगा दोस्तों उसका नाम, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया होगा। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है। जो आपकी ये पैराइटल सेल है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने पैराइटल सेल, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है किसके अंदर, पर्नीशियस एनीमिया में। इस वजह से एक्लोरहाइड्रिया जो HCl है ये एब्सेंट हो जाता है और साथ के साथ एनीमिया देखने को मिलता है। तो एंटीबॉडी बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है किसके अंदर दोस्तों, किसके अंदर, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर। उसके वजह से एक्लोरहाइड्रिया और क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। दो चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ये पैराइटल सेल है इस तरह से, इसके ऊपर 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन 2B, CCK2B, M3 मतलब मस्क्रेनिक रिसेप्टर। क्या होता है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर। एक होता है H2 रिसेप्टर। ये 3 प्रकार से रिसेप्टर हैं आपके पैराइटल सेल पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है तीनों के तीनों रिसेप्टर। अब बात करें ये जो रिसेप्टर है इसको स्टिमुलेट, ये प्लस मैंने लिखाया हुआ है, सर्कल के अंदर प्लस लगाया हुआ है, इसका मतलब है स्टिमुलेशन। क्या नाम है इसका, मतलब है स्टिमुलेशन। जो गेस्ट्रिन हार्मोन है, गेस्ट्रिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, CCK2B को, कोलिसिस्टोकाइनिन 2B को क्या करता है, ये एक रिसेप्टर है, इसको स्टिमुलेट करता है। उस वजह से क्या होगा, HCl सीक्रेट होगा। नेक्स्ट है M3 मतलब मस्क्रेनिक रिसेप्टर। मस्क्रेनिक रिसेप्टर इस पे कार्य कौन करता है, एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन कार्य इसको स्टिमुलेट करेगा। ये कहाँ से निकलेगा, M1 गैस्ट्रिक गैंग्लियन से ये निकलता है। नेक्स्ट बात करेंगे H2 रिसेप्टर।
H2 रिसेप्टर पे कार्य कौन करता है, यहाँ समझिए। हमारे स्टमक के अंदर एक जी सेल होती है, जी सेल गेस्ट्रिन हार्मोन को बनाती है, किसको, गेस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। ये एंट्रल रीजन, जो एंट्रम वाला पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ से गेस्ट्रिन रिलीज होता है। फिर वहाँ से एक सेल रिलीज होती है जिसका नाम है ECL, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल। वहाँ से क्या बनता है, स्टामिन बनता है। स्टामिन किस पे कार्य करेगा, H2 रिसेप्टर पे कार्य करेगा और हमारी बॉडी के अंदर HCl बनेगा। क्लियर है। स्टामिन क्या करेगा, H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा। ये प्लस लिखा हुआ मतलब स्टिमुलेशन कर रहा है, H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन कर रहा है स्टामिन। क्लियर है। जो गैस्ट्रिक हार्मोन है ये ECL को स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ मतलब स्टिमुलेशन कर रहा है। और ये सभी के सभी क्या करेंगे, ये सभी के सभी तीनों रिसेप्टर H पंप को स्टिमुलेट करेंगे, तो उस वजह से HCl सीक्रेट होगा यहाँ पे। इन सभी चैनल्स से, पैराइटल सेल्स से क्या होगा, HCl सीक्रेट होगा। समझ में आया। अब बात करें एक सेल और होती है आपके स्टमक के अंदर जिसका नाम है D सेल। क्या नाम है, D सेल। D सेल बनाती है, ये D सेल है, D सेल बनाती है सोमेटोस्टेटिन। क्या बनाती है, सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन वर्ड से समझ रहे होंगे, मतलब किसी ना किसी चीज़ को रोक रही है। रोकेगी किसको, गेस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिक हार्मोन है, इसको ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, गेस्ट्रिन हार्मोन को रोकता है, ताकि ये ECL पे कार्य ना करे, स्टामिन ना बने। स्टामिन ज़्यादा बनता है तो क्या होता है, H2 रिसेप्टर पे कार्य करता है, ज़्यादा HCl बनता है, तो इस प्रोसेस को स्टॉप करता है कौन सा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है, D सेल से। बट एक बैक्टीरिया है H पाइलोरी नाम से, वह क्या करता है, इस D सेल को किल कर देता है। उस वजह से सोमेटोस्टेटिन नहीं बनता। सोमेटोस्टेटिन नहीं बनेगा तो गेस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा तो ECL पे ज़्यादा कार्य करेगा, ज़्यादा स्टिमुलेशन करेगा, ज़्यादा स्टामिन बनेगा, ज़्यादा स्टामिन ज़्यादा H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा HCl बनेगा, और उससे हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन सबको आपको नोट्स में लिखते चलना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे फार्मा के तभी आपको समझ आएगा, ईजी होगा रिवीजन करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक, अब ये इस बात को अपन इस पे समझा डायग्रामेटिक तरीके से। अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशंस है वो कैसे होता है। पैराइटल सेल्स होती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जैसे CCK2B, M3 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर। ये तीनों के तीनों रिसेप्टर्स होते हैं। एक गैस्ट्रिक न्यूरल गैंग्लियन होता है जिसे M1 रिसेप्टर कहा गया, वो इनर्वेट करता है पैराइटल सेल को, और क्या रिलीज कर रहा था, एसिटिल कोलिन। इस इमेज में यहाँ देख रहे हो ये गैस्ट्रिक गैंग्लियन है, ये यहाँ से इनर्वेट कर रहा है पैराइटल सेल को और एसिटिल कोलिन रिलीज कर रहा है। उससे क्या हो रहा था, स्टिमुलेट कर रहा है M3 रिसेप्टर को, मस्करेनिक रिसेप्टर को पैराइटल सेल के। एक G सेल है, वह क्या कर रही है, गैस्ट्रिन रिलीज कर रही है। यहाँ देख रहे हो ये G सेल है, ये गैस्ट्रिन को रिलीज कर रही है। गैस्ट्रिन क्या कर रहा है, CCK2B को रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर रहा है, CCK2B को रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है और एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल को। उस वजह से क्या हो रहा है, स्टामिन रिलीज हो रहा है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये सेल है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये किसको, CCK2B को स्टिमुलेट कर रहा है, प्लस मैंने लिख दिया, तो इससे क्या होगा, HCl बनेगा, स्टामिन बनेगा, स्टामिन बनेगा तो ज़्यादा HCl बनेगा। नेक्स्ट है ये गैस्ट्रिन, ये हार्मोन है, इधर ECL पे भी कार्य कर रहा है तो स्टामिन बन रहा है, तो स्टामिन ज़्यादा बनता है। गैस्ट्रिन की वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो स्टामिन हार्मोन ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टामिन प्रोटीन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा HCl बनेगा। नेक्स्ट है स्टामिन स्टिमुलेट किसको करता है, H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ CCK2B, M3, H2 रिसेप्टर, ये तीनों के तीनों रिसेप्टर यदि स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन पंप क्या करेगा, ज़्यादा HCl सीक्रेट करेगा। और D सेल क्या करती है, हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। ये क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन को ब्लॉक करने का काम करती है। क्लियर है, समझ में आया। अब ये समझ में आ जाएगा तो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, D सेल को किल कर देता है। उस वजह से D सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है, उस वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा कि वो D सेल नहीं है तो सोमेटोस्टेटिन नहीं है, सोमेटोस्टेटिन नहीं है तो गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा होगा, गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा तो स्टामिन ज़्यादा होगा, उस वजह से HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होगा और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी।
क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इन सभी ये प्रोसेस को रोकने का काम करना है हमें, तो एंटी एसिड सीक्रेटरी एजेंट यूज करने पड़ेंगे। ऐसे एजेंट जो M1 रिसेप्टर पे कार्य करें, उनका नाम है पेरिंजीपाइन, टेलिंजीपाइन। अदर है CCK2B रिसेप्टर पे भी हमें अगर रोकना है तो उस पर कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए ड्रग यूज़ करते हैं निटाजीपाइड। निटाजीपाइड ये अप्रूव्ड की गई है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिनोमा। यदि गैस्ट्रिन हार्मोन ट्यूमर की वजह से ज़्यादा बन रहा है गैस्ट्रिनोमा, तो उस वजह से, और ये एक प्रकार का एंटी एसिड सीक्रेटरी एजेंट नहीं है। निटाजीपाइड एंटी एसिड सीक्रेटरी नहीं है, फिर भी इसको यूज़ किया जाता है इसी तौर पे। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा सिमिट्रिडिन, रेनिटिडिन, फेमोट्रिडिन, ये सभी की सभी क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर भी आपने पढ़ लिया, ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, ये सभी के सभी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होती हैं। प्रोटॉन पंप क्या है, फाइनल पंप है। फाइनल ऐसा प्लेस है जहाँ से HCl बनता है, सीक्रेट होता है। तो आप यदि प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर दोगे तो आपने कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर का ये कार्य होता है, कोई जो फाइनल जो जहाँ से रिलीज होता है तो वो प्रोटॉन पंप होते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं आप H पाइलोरी जब पढ़ते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट पढ़ते हैं, यूरिया ब्रिज टेस्ट। कौन सा टेस्ट, यूरिया ब्रिज टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। यूरिया ब्रिज टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो यूरिया ब्रिज टेस्ट किस लिए किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो H पाइलोरी बैक्टीरिया उसको डिटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। जो ये बैक्टीरिया क्या करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि H पाइलोरी क्या करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज या पेप्टिक कैंसर, स्टमक के कैंसर, ये सब H पाइलोरी बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट है इस टेस्ट में क्या किया जाता है, एक कैप्सूल दिया जाता है पेशेंट को, कार्बन लेबल्ड यूरिया वाला होता है वो कैप्सूल, और पेशेंट को ब्रीथ सैंपल के लिए बोला जाता है 10 से 20 मिनट के बाद में। अब इसके द्वारा ऐसे इस तरह से ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। इस टेस्ट से पहले कुछ मेडिसिन को अवॉइड करना होता है, पेशेंट को हमें एडवाइस करना होता है कि आपको कुछ मेडिसिन क्या करना है, स्टॉप करना है। तो कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं उनको स्टॉप करने के लिए बोलोगे और कितने टाइम पहले, तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि और बिस्मथ सबसैलिसाइलेट को बंद कर देना है 1 मंथ पहले। यदि आप किसी पेशेंट के अंदर यूरिया ब्रिज टेस्ट करने जा रहे हैं तो ये एंटीबायोटिक और बिस्मथ सबसैलिसाइलेट 1 मंथ बिफोर टेस्ट क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। सुक्रालफेट जो कि एक प्रोटेक्टिव एजेंट है, ओमिप्राजोल एक PPI ड्रग है, इसको 1 वीक पहले क्या करेंगे, टेस्ट से पहले बंद कर देंगे। सिमिट्रिडिन एक प्रकार का H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। फेमोट्रिडिन, रेनिटिडिन, निजाटिडिन, ये 24 आवर बिफोर ब्रिज टेस्ट क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ये सभी के सभी आपके एनक्लेक्स सोंडर्स के पॉइंट है दोस्तों। आप अच्छे से एनक्लेक्स सोंडर, एनक्लेक्स मॉस्फी जब पढ़ोगे, ये सभी कंटेंट वहीं से लिया गया है डिफरेंट बुक से। तो आपके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको सभी जो अच्छा कंटेंट है वो यहाँ पे एक जगह मिलेगा। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। वह उन सभी क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में हम करवाने वाले हैं। नेक्स्ट है H पाइलोरी कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय सीरम एंटीबॉडीज लेवल से भी कर सकते हैं H पाइलोरी का असेसिंग। क्लियर है। तो यूरिया ब्रिज टेस्ट किस में करते हैं, H पाइलोरी के लिए करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए का कोज है ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करेंगे, अब फिर से आपके सामने ये इमेज आ गया, ये पैराइटल सेल ये बनी हुई है। पैराइटल सेल पे 3 ये रिसेप्टर्स बने हुए हैं, H2, M3 और CCK2B, तीनों रिसेप्टर बने हुए हैं। अब इस पे कुछ चेंज कर दिया मैंने, देखो अब इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है तो मैंने यहाँ पे इनहिबिटर लगा दिया। तो इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, सिमिटिडिन। सिमिटिडिन क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इनहिबिटर ब्लॉकर। क्लियर है। और इधर बात करें, गैस्ट्रिक गैंग्लियन इनर्वेट कर रहा था किसको, पैराइटल सेल को, ACH एसिटिल कोलिन सीक्रेट कर रहा था। उससे क्या हो रहा था, मस्करिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है, उससे ज़्यादा HCl बन रहा है। तो इस पे भी, इसको भी इनहिबिट करना है, आपके M1 रिसेप्टर को भी इनहिबिट करना है गैस्ट्रिक गैंग्लियन के यहाँ पे। तो M1 रिसेप्टर कौन करेगा इनहिबिट, पेरिंजीपिन और टेलिंजिनपिन जो ड्रग है ये क्या करती है, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। नेक्स्ट गैस्ट्रिन जो है हार्मोन है उसको इनहिबिट कौन करता है, निटेजिपेड। और निटेजिपेड गैस्ट्रिनोमा में यूज़ की जाती है।
अब बात करेंगे इधर ये इनहिबिटर हो रहा है, ये भी सोमेटोस्टेटिन किसको इनहिबिट करता है, गेस्टिन हार्मोन को। क्लियर है। अब अपन फाइनल ड्रग यूज़ करते हैं एच पंप को, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों रिसेप्टर किसको इनहिबिट करते हैं, प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें इसी पंप को अगर बंद कर देंगे तो HCl आना बंद हो जाएगा, नीचे HCl नहीं आएगा पैरेटल सेल से। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करेंगे, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। क्लियर है। तो इस तरह से आप फाइनल पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होती है दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। इसके एग्जांपल्स, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसप्राजोल, इसोमिप्राजोल, डेक्सलांसप्राजोल, पेंटप्राजोल, ये कि सभी से के सभी क्या हैं, PPI ग्रुप की ड्रग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऐसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कि कौन सा PPI ग्रुप का ड्रग है। ऑप्शन में ओमिप्राजोल देगा, सिमेट्रिडिन दे देगा, अदर कोई एंटासिड्स का दे देगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से पूछ लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं PPI ड्रग्स की। तो इसकी जो टी हाफ लाइफ है कितना होता है, 1.5 से 2 आवर्स क्या होता है, सबसे शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग एक्टिंग कौन सी होती है, ये एक प्रकार से लॉन्ग एक्टिंग होती है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है, कैसी, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है PPI। नेक्स्ट बात करेंगे फुल इफेक्ट कितने समय लगता है, जब आप PPI ग्रुप की ड्रग ले लेते हैं उसमें कितना समय लगता है, 3 to 5 डेज आफ्टर स्टार्ट। जब PPI ग्रुप की ड्रग कोई लेना स्टार्ट करता है तो फुल इफेक्ट दिखने में 3 से 5 दिन लगते हैं, 3 to 5 डेज। नेक्स्ट है स्टॉप इफेक्ट, यदि PPI ग्रुप की ड्रग ले रहे हैं पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, तो उसका इफेक्ट बंद होने में कितना समय लगता है, 3 to 5 डेज। कितना समय, बंद दवाई, जैसे दवाई आज लेना बंद कर दिए तो उसके 3 से 5 दिन बाद उसका जो इफेक्ट है वो आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रकार से एसिड लेवाइल ड्रग होती है। एसिड लेवाइल का मतलब है ये ब्रोकन डाउन बाय HCl के द्वारा ब्रोकन टूट जाती है ड्रग। तो इसलिए क्या यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए इसके ऊपर एक कोट, इस कैप्सूल पे एंट्रिक कोटेड कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो एंट्रिक कोटेड कैप्सूल के रूप में ये आती है ड्रग, क्योंकि ये एसिड लेवल होती है। सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम रेबिप्राजोल क्या होती है, मैक्सिमम एसिड लेवल होती है। पेंटाप्राजोल कम होती है एसिड लेवल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ओमिप्राजोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यही PPI ग्रुप की सबसे पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है। ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है मोस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर कौन सी है, ऑप्शन में पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेंसप्राजोल, तो रेबिप्राजोल, ये सभी ऑप्शन में मिलेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ओमिप्राजोल। क्या है, मोस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है, और उस एंजाइम का क्या नाम है, CYP2D6। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा, जो एंटी डिप्रेजेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स है उनका मेटाबॉलिज्म भी करवाती है। ये CYP2D6 ये है, तो यही करवाता है एंटी डिप्रेजेंट एंटीसाइकोटिक का मेटाबॉलिज्म, और इसको भी इनहिबिट कर देंगे। यदि एंटी डिप्रेजेंट ले रहा है कोई पेशेंट, एंटीसाइकोटिक ले रहा है और ओमिप्राजोल आप उसको दे दोगे तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी ये ड्रग, उसकी वजह से ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एंटी डिप्रेजेंट एंटीसाइकोटिक के बारे में मैंने क्लास लिया हुआ है, आप क्लास को वॉच कीजिए। तो एंटी डिप्रेजेंट एंटीसाइकोटिक ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी यदि आप ओमिप्राजोल के साथ में लोगे, क्योंकि ओमिप्राजोल क्या कर रही है, CYP2D6 को इनहिबिट कर रही है। तो इसको इनहिबिट कर देंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म भी इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो ओमिप्राजोल है ये इनहिबिट कर देती है किसको, एक्टिवेशन ऑफ टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन क्या है, एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, उसको बढ़ाती है। ठीक है, टैमोक्सिफेन जैसे फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, तो टैमोक्सिफेन एक हार्मोनल थेरेपी है, HRT के रूप में यूज़ करते हैं टैमोक्सिफेन। तो टैमोक्सिफेन का भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि आप किसी पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर का एक फीमेल आपके पास,
उस फीमेल को आप टेमोक्सिफेन दे रहे हो, साथ में आपने ओमिप्राजोल दे दी, तो ओमिप्राजोल क्या करेगी, इस टेमोक्सिफेन के इफेक्ट को कम कर देगी। तो इसलिए ड्रग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी ड्रग किसके साथ देनी है। ऐसे ही नहीं है ऐसे उठा के भूखे पेट ये ले लो और ये ले लो, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है इनहिबिट करती है किसको, क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल कौन सी ड्रग है, एंटीप्लेटिलेट। कौन सी ड्रग है, एंटीप्लेटिलेट ड्रग है। इस एंटीप्लेटिलेट ड्रग को एक्टिवेशन को भी इनहिबिट करती है कौन, ओमिप्राजोल। ये भी इसके इफेक्ट को भी कम करती है। तो ओमिप्राजोल को कभी भी इन ड्रग के साथ नहीं देना है, समझ रहे हो ना। एंटी डिपर्जेंट, एंटीसाइकोटिक, टेमोक्सिफेन, क्लोपिडोग्रिल, इन सब के इफेक्ट को कम कर रही है, इनके टॉक्सिसिटी को ज़्यादा कर रही है। तो ये एक मोस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है। नेक्स्ट है इसोमीप्राजोल। इसोमीप्राजोल क्या है, लॉन्गर एक्टिंग देन ओमिप्राजोल से ज़्यादा समय तक कार्य करती है इसोमीप्राजोल। पेंटाप्रोजोल क्या है, लीस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर है, सबसे कम यदि पूछा जाए, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ओमिप्राजोल। पेंटाप्रोजोल क्या है, सबसे कम एंजाइम इनहिबिटर है, पोटेंट, लीस्ट पोटेंट एंजाइम इनहिबिटर। रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल क्या है, लॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट एक्टिंग और मोस्ट पोटेंट पीपीआई। ये लॉन्गेस्ट भी है, फास्टेस्ट भी है, मोस्ट पोटेंट भी है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ पीपीआई। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कब कब यूज में ली जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस, पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। स्ट्रेस अल्सर के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है। आपने कर्लिंग अल्सर आपने पढ़ा होगा, कर्लिंग अल्सर, जब बर्न पेशेंट के अंदर स्टमक के अंदर घाव हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उसे कर्लिंग अल्सर कहा जाता है। वही एक प्रकार से स्ट्रेस अल्सर होते हैं। नेक्स्ट है नसेड, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अगर NSAID ग्रुप की ड्रग ले रहे हो, उनकी वजह से यदि अल्सर हो जाता है स्टमक के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा, तब भी आप क्या यूज़ करेंगे, PPI ग्रुप की ड्रग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD आपने पढ़ा है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। जो लोअर स्पिंक्टर है आपके इसोफेगस का, यदि वो उसकी यदि वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है स्पिंक्टर, उस वजह से खाना बार बार पीछे की तरफ जाता है और वो इरिटेट करता है, हर्ट बन करता है, पायरोसिस करता है। ठीक है, तो GERD के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी PPI ग्रुप की ड्रग। नेक्स्ट है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, GES, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। क्लियर है, इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी PPI। H पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो अल्सर होते हैं उनके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस है PPI। बेरेट इसोफेगस, बेरेट इसोफेगस के अंदर हमेशा लाइफ लॉन्ग PPI चलती है, मतलब पूरी जीवन भर उसको PPI ग्रुप की ड्रग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीड, यदि बहुत मतलब अभी तुरंत यदि गैस्ट्रिक के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी क्या यूज करना पड़ेगा, यूजेज ऑफ PPI। ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये सब, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये सभी के सभी क्या हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है इन सभी कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के, ये क्या करती है, जनरली HCl को कम करती है। तो HCl का जो हमारा कार्य था वो कम हो जाएगा। HCl का कार्य क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था ना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल रही है। पेप्सिनोजन चीफ सेल से प्रोड्यूस होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और पेप्सिन में कौन बदलेगा, HCl। ये HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है। तो जो पेप्सिन के काम है वो भी खराब हो जाएंगे, तो HCl कम हो रहा है ना इस वजह से, तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, GI अपसेट होगा, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, और माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि HCl क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। क्लियर है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी स्टमक के अंदर, उस वजह से न्यूमोनिया के चांस बढ़ जाएंगे, सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, हम हमारी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे भी ज़्यादा इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस भी देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जो लेयर्स है वो बनेंगी नहीं अच्छे से, ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस कह देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा HCl यदि नहीं होगा तो, मैग्नीशियम का नहीं होगा,
फेरस आयरन का नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये सभी के सभी इफेक्ट हो जाएंगे। पेशेंट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, विटामिन B12, आयरन, इन सभी की सभी के एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे क्योंकि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ज़्यादा HCl की वजह से, ये PPI ड्रग कंटिन्यू लेने की वजह से एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। बोन से जो कैल्शियम है वो निकलने लग जाता है और बोन वीक हो जाती है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होने लग जाते हैं। तो उस वजह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। PPI ड्रग जिस पेशेंट के चलती है कंटिन्यू लॉन्ग टर्म, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनके अंदर हिप फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ गेस्ट्रिन, ठीक है, और गेस्ट्रिन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जब जब HCl का लेवल कम होगा तो गेस्ट्रिन एक नेगेटिव फीड मैकेनिज्म पे कार्य करेगा और ज़्यादा बढ़ेगा ताकि HCl बने। तो गेस्ट्रिन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पढ़ लिया, अब बात करेंगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं? जैसे कि सिमिटेडिन शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कम समय के लिए कार्य करती है, जल्दी कार्य करती है, लीस्ट पोटेंट होती है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, सबसे कम पावरफुल होती है। नेक्स्ट है रेनेटिडिन, निजाटिडिन, फेमोटिडिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग H2 ब्लॉकर होती है, सबसे लंबे समय तक कार्य करती है, मोर पोटेंट होती है, पावरफुल ये ज़्यादा होती है, ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है। फेमोटिडिन क्लियर है। निजाटिडिन किस में यूज़ कर रहे थे? लीवर डिजीज़ वाले में निजाटिडिन यूज़ कर रहे थे हम। और सिमिटेडिन क्या करती है? ज़्यादा इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को, इसलिए अपन ज़्यादा यूज़ कौन सी करते हैं? गवर्नमेंट सप्लाई में रेनेटिडिन। कौन सी? रेनेटिडिन यूज़ करते हैं गवर्नमेंट सप्लाई में, आपने पढ़ा होगा रेनटेक नाम से, तो इसी को यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यूजेज की बात करें, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? आपके H2 ब्लॉकर्स सिमिलर टू PPI, जब जहाँ आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, सेम सिमिलर ही है, यूजेज सिमिलर ही है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस, और कहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे रहती है? ये आपके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पोस्ट ऑपरेटिव एस्पायरेशन न्यूमोनिया में। किसमें? पोस्ट ऑपरेटिव एस्पायरेशन न्यूमोनिया में, मतलब ऑपरेशन के बाद में एस्पायरेशन की वजह से यदि न्यूमोनिया हुआ है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है रेनेटिडिन। कौन सी? रेनेटिडिन। नेक्स्ट बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों आपके ये H2 ब्लॉकर्स के, तो सिमिलर ही होते हैं PPI, जैसे PPI ड्रग के साइड इफेक्ट थे कि कैल्शियम को कम करना, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B12, ओस्टियोपोरोसिस, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये सभी के सभी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की वजह से भी होते हैं। और ये साथ के साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करती है, ये याद इंपॉर्टेंट रखना है आपको कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करती हैं? न्यूरोटॉक्सिसिटी करती हैं, जैसे कि एजिटेशन, हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी पेशेंट को लगता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ये सबसे ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिसिटी कौन सी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर शो करती है? सिमिटिडिन। कौन सी? सिमिटिडिन। मोर कॉमन विद सिमिटिडिन, इसलिए आपको मार्केट में सिमिटिडिन कभी भी नहीं मिलेगी, रेनेटिडिन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है एंटी, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करती है, एंड्रोजन हार्मोन के अगेंस्ट शो करती है ये ड्रग। सिमिटिडिन ड्रग क्या करती है? एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन, इसको क्या करती है? इसके अगेंस्ट कार्य करती है। तो मेल कैसा हो जाएगा? फीमेल जैसा बन जाएगा, उसके ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएंगे, गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायनिकोमेस्टिया। यदि मेल के अंदर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट बन जाते हैं, तो उसे गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन मेल्स के अंदर इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन का काम ही क्या है? मेल को मेल बनाए रखे। एंड्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो मेल क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज कर देगा, फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा और ग्लैक्टोरिया होने लगेगा, मतलब मिल्क का सिक्रेशन होने लगेगा। किसमें? फीमेल्स के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे जब उसके सिमिटिडिन यदि आप दे दोगे। सिमिटिडिन ड्रग के साइड इफेक्ट, फीमेल के अंदर क्या होता है? प्रोलैक्टिन कहाँ से बनता है दोस्तों? राइट आंसर चाहिए मुझे, एंटीरियर पिट्यूटरी से या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जगह न्यूरोहाइपोफाइसिस भी एग्जाम में आ सकता है। तो प्रोलैक्टिन कहाँ से बनता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके क्या करती है, स्टोर करके रखती है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, और ये बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो पैरावेंट्रिकुलर से कौन निकलता है, आपका प्रोलैक्टिन। क्लियर है। अब बात करते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी करती है ये, हार्ट को भी नुकसान पहुंचाती है। हार्ट में क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट 60 से कम होती है तो क्या कहते हैं हम, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और 100 से ज़्यादा होता है तो टेकिकार्डिया। दोस्तों नोट सेट में पूछा था इस बार कि टेकिकार्डिया किसे कहते हैं। यदि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होता है तो टेकिकार्डिया। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 होता है हार्ट रेट, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा। सीन विद रेप, कब देखने को मिलता है ये चीज़ें, रेपिड आईवी इन्फ्यूजन। यदि आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को रेपिडली दे दोगे तो उस वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो नर्सिंग रोल क्या रहेगा ऐसी कंडीशन में, इन्फ्यूजन गिवन ओवर 30 मिनट्स, मतलब धीरे धीरे उसको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इन्फ्यूज़ करना है, रेपिडली उसको नहीं देना है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट्स, जिसे कि आपने पढ़ा था मीजोप्रोस्टोल, इसको आई कर लीजिए, मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल एक प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन है, E1 एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी होता है, E2 होता है डायनोप्रोस्टोन, डायनोप्रोस्टोन, ठीक है। क्या होता है, डायनोप्रोस्टोन। आपका जो क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा बिशॉप स्कोर, बिशॉप स्कोर पढ़ते हैं आप, वहाँ पे क्या करते हैं, लेबर को, आप सर्विक्स को फेवरेबल बनाते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके काम में डायनोप्रोस्टोन लिया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मीजोप्रोस्टोल की। मीजोप्रोस्टोल PG1 एनालॉग होता है, ये स्टिमुलेट करता है, आपके रिसेप्टर होते हैं स्टोमक के अंदर, EP2, EP4, EP3। तो EP2, EP4 GS, यहाँ से म्यूसिन और बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं, ठीक है। ये आपके रिसेप्टर्स हैं आपके स्टोमक के अंदर, वहाँ से म्यूसिन और बाइकार्बोनेट रिलीज होगा ज़्यादा, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल की वजह से। और HCl कम होगा क्योंकि EP3 पे कार्य कर रहा है। EP3 पे कार्य करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसे मीजोप्रोस्टोल के नाम से जानते हैं। तो HCl को कम करती है और म्यूसिन और बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करता है, कौन, आपका मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट है, इसका यूजेस कैसे लेना होता है, QID मतलब दिन में 4 बार लेना है, 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम देना होता है पेशेंट को मीजोप्रोस्टोल दिन में 4 बार। और NSAID इंड्यूस्ड अल्सर के अंदर वैसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, PPI। अपन ने पढ़ा था ना अभी कि NSAID इंड्यूस्ड अल्सर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है PPI, बिल्कुल सही बात है। बट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग कौन सी है, तो वो आपका राइट आंसर होगा मीजोप्रोस्टोल। नसेड इंड्यूस्ड अल्सर के अंदर स्पेसिफिक ड्रग यदि पूछ ली जाए तो मीजोप्रोस्टोल आंसर रहेगा, और ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो PPI रहेगा। क्योंकि ये मीजोप्रोस्टोल क्या करती है, म्यूसिन और बाइकार्बोनेट लेवल को इंक्रीज करती है, HCl को डिक्रीज करती है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट के, ये बहुत ज़्यादा एब्डोमेन्स के अंदर क्रैम्प कराएगी पेट के अंदर, और डायरिया कर देगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब यूज नहीं करना है गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट को, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने पढ़ा है, रेक्टम में होता है। और एक और होता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, ठीक है, वो आपके इलियम वाले पार्ट में होता है। तो क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हैं, उनके अंदर ये मीजोप्रोस्टोल नहीं यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्लियर है। आगे बात करेंगे सुक्राल फेट। सुक्राल फेट भी क्या है, एक प्रकार का गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट है। जिस तरह से मीजोप्रोस्टोल है, मीजोप्रोस्टोल की तरह ही सुक्राल फेट भी एक गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ ऑक्टासल्फेट सुक्रोज, ऑक्टासल्फेट सुक्रोज का बना होता है और एल्यूमिनियम का बना होता है। क्लियर है। तो एल्यूमिनियम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ये ड्रग जो सुक्राल फेट है ये 2 चीज़ों से बना हुआ है, सुक्रोज और एल्यूमिनियम। ये रीनल फेलियर जो पेशेंट हो उनके अंदर सुक्राल फेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सुक्राल फेट क्या करेगा, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी कर देता है रीनल फेलियर वाले में,
एल्यूमिनियम बाहर नहीं आएगा शरीर से, क्योंकि उसकी किडनी खराब हो चुकी है, फेल हो चुकी है। तो पेशेंट के अंदर ज़्यादा एल्यूमिनियम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, बोन से कैल्शियम निकलने लग जाता है, फ्रैक्चर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, और एनसेफेलोपैथी, ठीक है, एनकेफेलोपैथी इंड्यूस हो जाएगा, देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी एल्यूमिनियम ज़्यादा होने की वजह से। अब बात करें ओरली जब इसको लेते हैं सुक्राल फेट को, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, ये क्या करती है, जो आपका गैस्ट्रिक HCl है उसको थिक विस्कस सब्सटेंस में बदल देती है, गाढ़ा बन जाती है, उसको गाढ़ा कर देती है, ठीक है। पॉलीमराइज बाई गैस्ट्रिक अल्सर, जो ये सुक्राल फेट है ये पॉलीमराइज हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर के द्वारा पॉलीमराइज हो जाता है और गाढ़ा सब्सटेंस बना लेता है, विस्कस एकदम गाढ़ा हो जाता है, उस वजह से उस अल्सर को कवर कर लेता है, ठीक है। और अल्सर को कवर कर लेता है इसलिए इसका नाम पड़ा गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं, आपका एजेंट, ठीक है। गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है एक प्रकार, कौन सा, सुक्राल फेट, क्योंकि ये कवर कर रहा है अल्सर को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कब कब यूज़ करना है। इसको भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ करते हैं, इसोफेगर अल्सर में, इस इसोफेगस के अंदर घाव हो जाएंगे जब यूज़ करेंगे। प्रोफाइलेक्टिक इन रेडिएशन प्रोक्टाइटिस और स्ट्रेस अल्सर और रेडिएशन प्रोक्टाइटिस हो जाता है तब भी एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज़ कर सकते हैं, किसको, आपके सुक्राल फेट को। नेक्स्ट है इसके साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, ये फॉस्फेट लेवल को कम करता है, गैस्ट्रिक बिजोर्स देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन ये करता है, ये सभी के सभी साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब सुक्राल फेट यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि बात करें अदर ड्रग, किसी दूसरी ड्रग के साथ में ले रहे हैं, ठीक है, सुक्राल फेट को किसी दूसरी ड्रग के साथ ले रहे हैं, और अदर ड्रग से लेके एंटासिड यहाँ पे आपको समझना है अच्छे से कब कब यूज़ करना है। जैसे अदर ड्रग्स के लिए अदर ड्रग के साथ नहीं लेना है, फूड के साथ सुक्राल फेट, एंटासिड। यदि आप फूड ले रहे हैं, ठीक है, फूड ले रहे हैं और सुक्राल फेट ले रहे हैं, ठीक है, सुक्राल फेट क्या एक प्रकार से गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 आवर का होना चाहिए, क्लियर है। और यदि आप सुक्राल फेट ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सुक्राल फेट और यहाँ लिखा हुआ है एंटासिड, यदि सुक्राल फेट ले रहे हैं और एंटासिड ले रहे हैं, इन दोनों के बीच कितना टाइम होना चाहिए, 30 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। और एंटासिड और ये आपका सुक्राल फेट हो गया, और कोई भी अदर ड्रग ले रहे हैं उसके बीच में कितना टाइम होना चाहिए, 2 आवर का। ये टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है कि कितना समय के डिफरेंस से हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट बात करेंगे बिस्मिथ कंपाउंड में आता है आपका बिस्मिथ सबसेलिसेट और बिस्मिथ सबसिट्रेट। बिस्मिथ सबसेलिसेट की वजह से एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसका नाम है रे सिंड्रोम आप पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, एस्प्रिन की वजह से होता है रे सिंड्रोम। इसके अंदर पेशेंट का ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है, लीवर इफेक्ट देखने को मिलता है। रे सिंड्रोम के अंदर लीवर बायोप्सी कन्फर्मेटरी माना जाता है, लीवर बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट है सबसिट्रेट, क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक करता है। अभी बिस्मथ कंपाउंड का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों, ये कवर करता है, अल्सर के बेस को कवर करता है, म्यूसिन को स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा बनाता है, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशंस करते हैं बिस्मथ सबसेलिसेट और बिस्मथ सबसिट्रेट। ये एक प्रकार से एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी दिखाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया में यूज़ करते हैं, एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो बिस्मथ कंपाउंड्स के साइड इफेक्ट होते हैं, जो सबसे मेन कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लैक डिस्कलरेशन, मतलब ब्लैक कलर हो जाता है किसका, टंग का। पेशेंट जो लेगा बिस्मथ सबसेलिसेट और बिस्मथ सबसिट्रेट, पेशेंट की जो टंग है वो भी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, और स्टूल भी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये कॉमन साइड इफेक्ट है जब पेशेंट बिस्मथ सबसेलिसेट और बिस्मथ सबसिट्रेट को कंज्यूम करता है। बात करेंगे एंटासिड्स की। एंटासिड्स क्या करते हैं, एक प्रकार से ऐसे साल्ट्स हैं जो कि जिसका नाम है, एक का नाम है मैग्नीशियम, एक का नाम है एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है, यदि किसी को आप मैग्नीशियम ही दोगे केवल एंटासिड के तौर पे तो वो डायरिया कर देगा पेशेंट को। यदि आप केवल ओनली एल्यूमिनियम दोगे एंटासिड के तौर पे
तो वो कॉन्स्टिपेशन कर देता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इनको क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि बैलेंस हो जाए, ना तो डायरिया हो ना कॉन्स्टिपेशन हो। तो इस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, दोनों साल्ट को। तो कैंसल ईच अदर इफेक्ट, तो एक साथ यूज़ करेंगे तो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों कि मैग्नीशियम जो एंटासिड है वह क्या करता है। ऑप्शन में डायरिया मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इस तरह से याद रखना है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, MD, तो इस तरह से याद रखना। और AC आप घर में AC लगाते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर AC, तो A मतलब एल्यूमिनियम और C मतलब कॉन्स्टिपेशन। तो MD और AC के इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन कौन से एंटासिड्स आते हैं मार्केट में। ग्लूसिल नाम से आता है, जेलुसिल, मेलोक्स नाम से आता है, रियोपेन नाम से आता है, डाइजीन नाम से आता है, डाइजीन नाम से आता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेज, कहाँ कहाँ यूज करना होता है एंटासिड्स। एम क्या है इसका, अल्सर को हील करने का। और डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन, खाना नहीं पचता है तो अब यूज करते हैं इसको। पेप्टिक अल्सर डिजीज की बात करें, यदि कॉम्प्लिकेटेड अल्सर है, बहुत ज़्यादा अल्सर है, तो हर 30 मिनट से यूज करना है एंटासिड को। और यदि अनकॉम्प्लिकेटेड अल्सर है तो 1 and 3 आवर्स आफ्टर फूड, भोजन खाने के 1 से 3 घंटे बाद में आपको यूज में लेना है एंटासिड, ठीक है, यदि अनकॉम्प्लिकेटेड अल्सर है। नेक्स्ट है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। GERD के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन। यदि प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको GERD है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, और बच्चों में यदि GERD है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी एंटासिड्स। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होती है दोस्तों, अदर ड्रग्स के साथ इसको नहीं लेना होता है, रीनल फेलियर में इसको नहीं लेना होता है। आगे बात करते हैं, ये जो एंटासिड्स है इनमें क्या ऐड किया होता है, एड ऑन टू एंटासिड्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंटासिड्स में ऐड की हुई होती हैं। एक का नाम है एलिजिनेट, एक का नाम है सिमेथिकोन। एलिजिनेट और सिमेथिकोन। एलिजिनेट क्या करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को इन स्टोमक, आपके स्टोमक के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ये एलिजिनेट ड्रग, और ये फ्लोट होने लग जाती है अबव फूड, फूड के ऊपर एक लेयर बना देती है स्पंज जैसे की, स्पंज के जैसे, और इसको यूज़ किया जाता है GERD में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में। क्लियर है। नेक्स्ट है सिमेथिकोन। सिमेथिकोन ये एक प्रकार से सर्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है, एंटी फोमिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, स्टमक के अंदर जो गैस के बबल्स हो जाते हैं, गैस बन जाती है, उसको रप्चर कर देता है। उस गैस बबल्स कम हो जाएंगे तो स्टमक का सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो ये इसके कब कब यूज़ होते हैं, कब कब यूज़ की जाती है सिमेथिकोन, जब गैस बन जाती है, फ्लेटुलेंस के लिए और GERD के लिए, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए ये यूज़ की जाती है सिमेथिकोन। सिमेथिकोन और एलिजिनेट को एंटासिड में मिक्स किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं, लास्ट समरी कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा पेप्टिक अल्सर डिजीज के ड्रग्स के रिगार्डिंग समरी। एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स हमने पढ़े जैसे कि PPI, H2 ब्लॉकर्स, सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन, एंटीकोनर्जिक्स, सुक्राल्फेट, बिस्मथ सब कंपाउंड, मिजोप्रोस्टोल, ये सब की सभी क्या थे, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव थे। एंटासिड्स पढ़े, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सिमेथिकोन अपने ऐड किया था, इसके अंदर एलिजिनेट ऐड किया एंटासिड में। तो ये क्या है, समरी एक तरह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में नहीं है आई होगी, और यदि आपको नहीं आई है समझ में तो आप इस क्लास को वापस से रिपीट करें, अपने नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, एम्स नोट्स स्टेट, एनक्लेक्स और ESIC और जितने भी जिपमर, निमांस, GMCH पेपर्स हैं, MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या फिर आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग, तो उन सभी के रिगार्डिंग नेक्स्ट आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।